वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, गर्मियों की छुट्टी, मामा का गांव, याद भर आ जाए तो भी गुदगुदी सी होती है। स्वागत करती हूँ आपका द साइलेंट जोन पर। नमस्कार, मैं परमिता। प्रस्तुत है कहानी कैलासी नानी। कहानीकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। पता नहीं मेरी कैलासी नानी अब इस संसार में है भी कि नहीं, परंतु उनकी स्मृति इतनी ताजा है कि आज भी कैलासी नानी वही अपनी मैली सी घुटने के ऊपर तक धोती और फटी हुई मिजई पहने, बगल में रोटी और नमक की पोटली संभाले तथा हाथों में गायों को हाँकने वाला डंडा लिए न जाने कितनी बार आंखों के सामने घूमती हुई दिख जाती है। वो गवार अनपढ़ स्त्री जिसे अक्सर का भी ज्ञान ना था, सहज ही भुला देने वाली वस्तु ना थी। मेरी नानी ना होकर भी वो मेरी नानी थी। मेरे मामा के गांव में मामा के घर से 4-5 घर हटकर उनका छोटा सा झोपड़ा था, लिपा पुता साफ। उस झोपड़े में ना तो कोई ऐसा दरवाजा था जो कभी बंद हो सके और ना कोई दूसरा ही सामान। बर्तनों के नाम से कुछ मिट्टी के ठीकरे थे और बिस्तर की जगह थोड़ा पुआल पड़ा था। यही मेरी कैलासी नानी की गृहस्थी थी। पड़ोसी ही उनके परिवार वाले थे और गांव के बच्चे उनके परमेश्वर। हाँ, तो मेरी कैलासी नानी उस गांव के रहने वालों के जानवर को चराने बाहर ले जाया करती थी। उस गांव में करीब 40 घर थे और घर के पीछे एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था। कैलासी नानी की जीविका यही थी। इसी में कैलासी नानी का दान पुण्य भी हो जाया करता था और इसी अनाज को बदलकर उन्हें रोजाना के लिए नमक, तेल, मिर्च, मसाला भी लेना पड़ता था। पैसे तो गांव वालों को वैसे ही बड़ी कठिनाई से देखने को मिलते हैं। कैलासी नानी की तरह गरीब को तो पैसों का दर्शन दुर्लभ होना ही चाहिए। इस प्रकार का जीवन बिताकर भी कैलासी नानी दुखी न थी। वे सदा प्रसन्न और हंसती रहती, दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहती। आधी रात को भी बुला लो तो वो तुम्हारा हर तरह का काम कर देंगी और तुमसे किसी प्रकार की आशा भी ना रखेंगी। शुरू जाड़े के दिन थे। एक दिन मामा के गांव से एक आदमी संदेशा लेकर आया कि मामा ने माँ को और सब बच्चों को बुलवाया है। जब तक माँ ने मामा के घर चलने की तैयारी न की, हम सभी भाई बहनों ने उन्हें तंग कर डाला। सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था, उसकी पढ़ाई का हर्ज होता, इसलिए उसे छोड़कर बाकी हम 4 भाई बहनों को ले आखिर एक दिन माँ मामा के घर आ गई। माँ के साथ आने वाले सब भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 10-11 के बीच में थी। हम सब भाई बहनों को मामा के घर और तो कुछ अच्छा न लगता, पर मामा के घर से 100 फीट हटकर जो नदी बहती थी उसमें नहाने और कैलासी नानी के साथ ढोर चराने के लिए जाने में बड़ा आनंद आता था। जहाँ कैलासी नानी ढोरों को ले जाती थी वहां दूर तक जहां भी दृष्टि पहुंच पाती थी सब हरा ही हरा दिख पड़ता था। दूर दूर तक 2-3 आम, ढाक और पीपल के पेड़ थे जिनकी घनी छाया में हम लोग दोपहरी बिताते थे। गांव के छोटे बच्चों का एक झुंड कैलासी नानी के नेतृत्व में ढोर चराने निकलता और फिर वही केवल ढोर ही न चराए जाते, वहां कहानियां कही जाती, पहेलियां होती और कभी कभी रामलीला भी होती। और रामलीला तभी संभव होती जब राम बनने के लिए मैं, सीता बनने के लिए मेरी छोटी बहन साथ रहती। मतलब ये कि गांव में रहकर जितनी बातें संभव थी वहां हम लोग सभी करते। हम सभी भाई बहनों को इस ग्रामीण जीवन में बड़ा सुख मिलता। एक भाई बहुत छोटा था, वो तो माँ के ही साथ रहता, किंतु हम 3 और मुझसे छोटा भाई जो 8 साल का था
और उससे छोटी बहन जो 6 साल की थी। प्राय रोज कैलासी नानी के साथ जंगल में भाग जाते। मुझे याद है कि हम लोग घर के अच्छे से अच्छा भोजन को ये कहकर छोड़ देते थे कि अच्छा नहीं बना, और सच्ची वो अच्छा ना लगता था। किंतु कैलासी नानी की जंगल में सूखी रोटियां, नमक या कभी कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था, उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया। रोटियां भी गेहूं के नहीं, न जाने कितने तरह के अनाज मिलाकर बनाई जाती थी। कैलासी नानी को हर घर से एक ही अनाज तो मिलता ना था। कहीं गेहूं, कहीं ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर सब मिलाकर इकट्ठा कर देती और रोज आवश्यक अनुसार किसी की चक्की में पीस लाती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेक रखती। यही उनका प्रतिदिन का आहार था। यही रोटियां वे सबको खिलाती थी और हम लोग बड़े स्वाद से खाते थे। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैलाकर मछली पकड़कर भूनते। उस दिन कैलासी नानी रोटी भी ना खाती, सत्तू खाकर ही रह जाती। इसी प्रकार एक दिन हम लोग कैलासी नानी के साथ पशु चराने के लिए नदी पर गए थे। उस दिन कैलासी नानी ने राजा रानी की कहानी सुनाई थी। राजा की एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी नेक। किंतु एक दिन जब वो नदी पर नहा रही थी तो परियों के देश के राजा का राजकुमार आया और राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर ले भागा। कहानी सुनने के बाद कलेबा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे। पानी बहुत गहरा न था, पर बड़ा साफ था। नदी में नहाने का प्रलोभन ही हमें यहाँ घसीट लाता। हाँ, तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार ना आ जाए। वहां राजकुमार तो ना आया, परंतु जब नहा धोकर लौटी तो देखा कि कैलासी नानी के पास कोई बैठा है। कपड़े जरा साफ सुथरे थे। मैं डरी कि कहीं यही तो वो राजकुमार नहीं है। फिर घबराकर दूर तक नजर दौड़ाकर देखा, कहीं भी कोई घोड़ा ना दिखा। मैं बेफिक्र हो गई कि ये राजकुमार नहीं है। वो होता तो घोड़ा जरूर होता। बाद में कैलासी नानी से मालूम हुआ कि वो गांव का जमींदार है और कैलासी नानी को हर महीने ढोर चरवाई में 5 सेर अनाज देता है। वो वही हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठ गया और हम सब भाई बहनों के बारे में कैलासी नानी से बातचीत करने लगा। जब उसे ये मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में तो उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचीत हो जाती और 3-4 साल होते होते तो ब्याह भी हो जाता। उसने स्वर भी जरा धीमा करके कैलासी नानी से पूछा, क्या कुल में दाग है जो इतनी बड़ी लड़की अभी तक कुंवारी है? कैलासी नानी ने कहा, नहीं भैया, कुल में दाग वाग कुछ नहीं है। बड़े आदमी हैं, लड़की लड़के सभी मदरसे में पढ़ते हैं। यही बिटिया रामायण बांध लेती है, अंग्रेजी पढ़ती है। जब पढ़ लेगी तब कोई आदमी देखकर शादी ब्याह करेंगे। वो जमींदार जितनी देर तक बैठा रहा, घूर घूर कर मेरी ओर देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी मेरी ओर इस प्रकार क्यों देख रहा है। वो जब तक रहा मुझे अच्छा ना लगा। दूसरे दिन जब कैलासी नानी ढोर ढीलने आई, छोटी बहन और भाई तब तक सोकर नहीं उठे थे। अतएव उस दिन मैं अकेली ही कैलासी नानी के साथ भाग गई। कलेवा करने से पहले फिर हम सब नहाने गए। जब नहा रहे थे वो जमींदार फिर आया। उसी प्रकार घूर घूर कर देखता हुआ कैलासी नानी के पास चला गया। कैलासी नानी पेड़ के नीचे झाड़ बुहार कर हम लोगों के भोजन की तैयारी कर रही थी। जमींदार बड़ी देर तक न जाने क्या कैलासी नानी को समझाता रहा और हम लोग बड़ी देर तक नहाते रहे। मैंने देखा
हाथ जोड़कर कैलासी नानी ने किसी बात को अस्वीकार किया और जमींदार ने कुछ न सुनकर कैलासी नानी के पल्ले में कुछ जबरदस्ती बांध दिया और तेजी से दूसरी तरफ चला गया। हम लोग भी रोटी खाने आए, पर आज कैलासी नानी रोज की तरह खुश न थी। उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी जो छिपाए न छिपती थी। उन्होंने हमें खिलाया पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठी, किंतु कहानी सुनाने में उनका मन न लगा और दिन ढोर हाँकने सब बच्चों के साथ जैसे मैं भाग जाती थी, आज कैलासी नानी ने वैसे न जाने दिया। अपने पास ही बिठाए रखा। जब मैं जाने के लिए जिद करने लगी तो एक आध बार डांट भी दिया। मैं समझ ना पाई कि आखिर आज ये ऐसा क्यों करती है, पर माँ ने सिखाया था कि बड़ों की बात में सदा क्यों और किस लिए नहीं करना चाहिए, चुपचाप मान लेना चाहिए। यही सोच समझकर उस दिन मैं चुपचाप कैलासी नानी के पास बैठी रही, पर अच्छा न लगा। उस दिन कैलासी नानी कहानी भी तो ढंग से न कह सकी थी। कहते कहते रुक जाती और कुछ सोचने लगती। खैर, अच्छा ही हुआ कि उस दिन और दिनों के अपेक्षा हम लोग जल्दी ही वहां से लौट आए। शाम हो चुकी थी। माँ तुलसी के पास दिया जला रही थी। कैलासी नानी छिपती हुई सी माँ के पास आई और इशारे से बुलाकर अलग कोठरी में ले गई। उन्होंने माँ से कहा कि सब बच्चों समेत वे जल्दी जल्दी घर वापस चली जाए, कारण वो जमींदार माँ की दोनों लड़कियों को, यानी मुझे और मेरी छोटी बहन को उड़ा लेना चाहता है। जमींदार का मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चला आ रहा था। शायद बैर का बदला वो इस प्रकार लेना चाहता था। जमींदार ने कैलासी नानी से कहा था कि वो मुझे और मेरी बहन दोनों को हार ले आए। हम दोनों खुले सिर घुमा फिरा करती ही थी। मौका पाते ही वो हम लोगों को मिठाई खिलाने के बहाने अपने पास बिठाकर दोनों की मांगों में सिंदूर भर देगा। फिर हम दोनों बहनें उसकी ब्याही हुई स्त्री के बराबर हो जाएंगी। मामा जानकर भी कुछ न कर सकेंगे। इसी काम में वो कैलासी नानी से सहायता चाहता था। इसके लिए 10 रुपए तो उसने आज ही कैलासी नानी के पल्ले में बांध दिए और 40 रुपए वो काम पूरा हो जाने पर और देगा। कैलासी नानी का इतना ही काम था कि वे जरा सी सहायता दे दे, बस। इतने में जमींदार का काम बनता था और कैलासी नानी को 50 चांदी के चमकते हुए रुपए मिलने थे। कैलासी नानी ने शपथ लेते हुए वे 10 रुपए कमर से निकालकर माँ को दिखलाए और बोली, बिटिया झूठ नहीं कहती, मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं। फिर ये 10 कलदार कहाँ से आए? ये उसी अधर्मी ने बांध दिए हैं। तुम मेरी बात मानो, बिटिया को लेकर चली जाओ। जिस गांव का जमींदार इतना अधर्मी है वहां फिर ना आना। बिटिया का शादी ब्याह करके ससुराल भेज कर आना। कैलासी नानी ने यह भी कहा कि माँ के जाते ही वे इन रुपयों को जमींदार के आगे फेंक देंगी। ये अधर्म का पैसा कभी स्वीकार न करेंगी। मुझे याद आया कि एक दिन मैं एक कन्नी लेकर हार चली गई थी। कैलासी नानी ने जब देखा कि मेरे पास एक कन्नी है तो मुझसे लेकर बहुत संभाल कर पल्ले में कई गांठ लगाकर बांध लिया और शाम को लौटकर जब आई तो माँ को इकन्नी देकर बोली, पैसा कौड़ी बच्चों को ना दिया करो, कहीं गिर जाता तो नुकसान ना हो जाता। थोड़ा भी नहीं, एक आना भी नहीं, एकदम नहीं। और माँ ने जब इकन्नी उन्हीं को वापस कर दी तब कैलासी नानी के चेहरे से ऐसा भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। कई बार इकन्नी को उलट पुलट कर देखने के बाद कैलासी नानी ने बहुत संभाल कर उसे कमर में खोस लिया और माँ को जाने कितना आसेस्ती हुई घर गई थी।
वही कैलासी नानी आज कमर में 10 कलधार बांधे थी। कल जरा सी बात के लिए 40 रुपए और मिलने वाले थे, पर कैलासी नानी अधर्म का पैसा नहीं लेना चाहती, नहीं लेंगी। वो कल माँ को घर भिजवाने के बिना ढोर लेकर हार भी ना जाएंगी, और तब जमींदार के रुपए उनके दरवाजे पर जाकर फेंक देंगी। फिर जमींदार चाहे तो जमीन का 5 सेर अनाज भी बंद कर दे। कैलासी डरती नहीं, गांव भी तो उसी का है, चाहे तो निकाल दे। कैलासी कहीं भी जाकर ढोर चरा पेट पाल लेगी, पर सोने की ईंट दिखाकर भी कैलासी नानी से अधर्म का काम नहीं करवाया जा सकता। कोई जबरन मांग में सिंदूर भरकर उनकी लड़कियों को अपने घर रख लेगा। माँ को इन बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे पिता वकील थे। वे जमींदार को इस मामले में जेल खाने की हवा खिला सकते थे। फिर भी माँ कैलासी नानी के आग्रह को टाल न सकी। दूसरे दिन हम सब बच्चों के साथ घर चली आई। तब से आज तक युग बीत गए, पर कैलासी नानी का कोई समाचार नहीं मिला। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, ये थी कहानी कैलासी नानी का। आप चाहे तो आप भी अपने मामा के घर की स्मृतियां हमारे साथ बांट सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।